दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इसे आलस कहें, काहली कहें, खालीपन कहें या जो भी हो, जी में आए वे कहें, मगर जब कुछ करने की आवश्यकता हो और कुछ किया न जाए तो उसे कमजोरी या कामचोरी की निशानी माना जाता है। कभी कभी आलस होता है जब आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते हैं, जैसे कोई अरुचिकर काम या किसी से कठिन मुलाकात। दूसरी स्थिति हो सकती है जब आप इस भावना से अभिभूत हों कि इसे अकेले आपको एक पूरे समूह को कार्य दिया गया है और कभी तो आप परेशान होना ही नहीं चाहते। जो भी हो, यह वांछनीय लक्षण नहीं है। वास्तविक मुद्दा समझिए। जब भी आप आलस होने लगे तो रुकिए और देखिए और जायज़ा लीजिए कि असल में हो क्या रहा है। आलस सामान्यतः एक लक्षण है, असल समस्या नहीं। आप में प्रेरणा की कमी का कारण क्या है? क्या आप थक चुके हैं, अभिभूत हैं, डरे हुए हैं, चोटिल हैं या बस प्रेरित नहीं हैं और अटक गए हैं? बहुत संभव है कि रुकावट आपके विचार में कहीं छोटी हो और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं आसानी से आप उससे पार पा सकते हैं। जिसने भी आपको रोका है, पूरा प्रयास कर उसको खोजिए। अधिकांश मामलों में यह कोई एक विशिष्ट समस्या या मुद्दा ही होता है। कारण की खोज ही एकमात्र विधि है इसको संबोधित करने की। एक बार आप इसको संबोधित कर लेंगे तो आप इससे प्रभावशाली ढंग से निपट सकोगे। वास्तविक समस्या पर ध्यान केंद्रित करिए। अब जब आप अपने आलस के कारणों के संबंध में विचार कर रहे हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करिए। यह कोई ऐसा तुरंत समाधान तो नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, परंतु यह स्थायी होगा। निम्न पर विचार करें। दोस्तों, आज जो हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन पर आप अपने विचार करोगे, आप उनके बारे में सोचोगे, समझोगे, तो आप जीवन में कभी आलस से घिरोगे नहीं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि आप थके हुए हैं तो विश्राम करने के लिए समय निकालिए। सबको आराम की आवश्यकता होती है। यदि आपका कार्यक्रम इसकी अनुमति नहीं देता तो आपको कुछ त्याग करने होंगे, परंतु आपकी उत्पादकता निश्चय ही बढ़ जाएगी। यदि आप अभिभूत हैं तो ज़रा पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपने अपने काम का सरलीकरण कैसे कर सकते हैं? क्या आप उसको हिस्सों में बांटकर छोटा कर सकते हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकताएं की सूची बनाकर एक बार में काम को कर सकते हैं? यदि आप भयभीत हैं तो किससे भयभीत हैं? स्पष्ट रूप से यह ऐसा कहा गया है जो आप चाहते हैं कि आप क्या करें। क्या आपको अपनी क्षमता पाने पर संदेह है या लक्ष्य प्राप्ति से आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है? आप कैसे जान पाएंगे कि आपका भय तर्कहीन है? यदि आप चोटिल हैं तब भी समय ही एकमात्र इलाज है। विषाद, दुख आदि सब प्रतिकूल भावनाओं मात्र चाहने से ही चली नहीं जाएंगी। हमारे घावों को भरने में समय लगता है। शायद दर्द कम करने के लिए अपने पर कम दबाव डालने ही आपके मनचाहे परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। यदि आप उदासीन हैं तो आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं अथवा आपको अपने किसी मानसिक दानव पर ही विजय पानी होगी? आप अपने प्रतिदिन के जीवन को गठन कैसे कर सकते हैं? चेतना से संबंधित विचार करें। संगीत, भोजन, दृश्य, ध्वनियाँ आदि व्यवस्थित होइए। आसपास की अव्यवस्था, चाहे वह केवल दिन भर की हो
हमारी अभिप्रेरक कुशलता को हानि पहुंचाती है। जो भी सुव्यवस्थित हो सकता है उसको व्यवस्थित करिए, चाहे वह आपकी मेज हो, कार हो, पूरा घर हो या आपकी दिनचर्या हो, सबको साफ करिए। हमारे अंतर्मन में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे वह एक असुंदर रंग मिलाने की पट्टियाँ हों, कम रोशनी हो, किसी प्रकार का असंतुलन हो आकार या प्रकार में, कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में पता होता ही है। सुनियोजित होकर उसे छोटे मगर प्रभावी निवारक से छुटकारा पाइए। आत्मवार्ता के अनुसरण करें। कभी तो व्यवहारों से विचार बनते हैं और कभी विचार व्यवहारों के कारण बन जाते हैं। बस अपने को सावधान रखिए तथा उस नकारात्मक आंतरिक वार्तालाप से छुटकारा पाइए। यह विचार है कि हे भगवान, उफ, मैं कितना घिनौना आलसी हूँ, आपके किसी काम का नहीं हूँ, तो इसको रोक दीजिए। आपकी आंखों के पीछे जो टिकर टेप चल रहा है, केवल आप ही उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी आप स्वयं को वांछित स्तर पर काम करते हुए ना पाएं, बस उसे घुमाकर सकारात्मक पर ले आइए। सुबह भले ही धीरे से आई हो, मगर अब समय आ गया है उसको गति देने का। अब दोपहर हो गई है और मैं तैयार हूँ। आप चकित होंगे कि मानसिक सकारात्मकता वास्तव में आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। चेतना का अभ्यास करिए। हम में से बहुत सारे लोग रुककर गुलाबों की सुगंध नहीं लेते हैं। हम मज़ेदार भोजन को भी बस निगल लेते हैं ताकि मिठाई तक पहुंच जाएं, शराब पे आ जाएं और आवश्यकता से अधिक भरे हुए पेट को लेकर बिस्तर पर पहुंच जाएं। आज के इस सुंदर पल को जीने के स्थान पर हम सदैव ही आने वाले आनंद की कल्पना में रहते हैं। जब हम आज और अभी में जीने लगते हैं, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगली बार जब भी आप स्वयं को भूतकाल अथवा भविष्यकाल के संबंध में विचार करता हुआ पाएं, तो अपने को खींचकर वापस आज में ले आइए। अपने चारों ओर के दृश्य, कांटों में फंसे हुए भोजन अथवा कानों में पड़े हुए संगीत को यह बताने दीजिए कि आज और अब इस धरती पर चल पाना और जीवित होना कितना सुखद है। कभी कभी रुकना या धीमे हो जाना हमें वह शक्ति देता है कि जो भी हमारे पास है हम उसका लाभ उठा सकते हैं। हितों के विचार करें। चलिए, हमने आपको वर्तमान पर तो केंद्रित कर दिया है। अब हम एक बेहतर वर्तमान की ओर देखते हैं। यदि आप आज और अभी का लाभ उठाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा यदि आप सुबह को बिस्तर पर पड़े रहकर बर्बाद करने के स्थान पर उठकर योग करें, अपना कार्य समाप्त करें या एक उत्तम नाश्ता ही बना लें? क्या होगा यदि आप अगले 6 महीने तक लगभग हर दिन ही यही करते हैं? यह मज़ेदार होगा और क्या। इन सकारात्मक विचारों को अपनी विचार श्रृंखला पर हावी हो जाने दीजिए और यह जान लीजिए कि एक बार आप यह करने लगेंगे और आदत डाल लेंगे, तब सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। बिस्तर से बाहर आइए। शोध यह बताती है कि हमारे लिए उघरना बुरा है। आप सोचते होंगे कि बिस्तर में पड़े रहकर रजाई की गर्माहट का आनंद लेने से आप बाद में अधिक ऊर्जावान हो जाएंगे, परंतु होता उसका विपरीत है। हम वास्तव में दिन भर में और थक जाते हैं। इसके स्थान पर बिस्तर से बेहद बाहर कूद जाइए। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के इशारों को समझेगा। यदि आप बिस्तर के बाहर कूद ही पड़े हैं तो आप जाने के लिए तैयार और तत्पर हैं। अगर आप कर सकें तो सचमुच में कूद पड़िए। रक्त संचारित होने दीजिए। शायद ही आप यह करना चाहें, मगर यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप उसके बाद अपने को अधिक जीवित पाएंगे। कुछ ऐसे लक्ष्य तय करें जो आप अपनी आसानी से पा सकते हैं। अपने लिए उचित और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करने में
आपको कुछ नई उम्मीद जगानी होगी। ऐसे लक्ष्य को चयन करिए जो आपको अभी प्रेरित करे और जहां आपकी क्षमताओं एवं कौशल का भरपूर उपयोग हो। छोटे बड़े कामों की एक कार्य सूची बनाइए। उसमें लगने वाले समय एवं आपके लिए उसकी क्या महत्व है, इसके अनुसार प्रत्येक कार्य की प्राथमिकता निर्धारित कीजिए। हर दिन के लक्ष्यबद्ध कार्यकलापों के लिए एक दैनंदिनीय रखना लाभकारी हो सकता है, जहां यह हिसाब किताब रखा जाए कि आत्मविश्वास के लिए किए गए क्रियाकलापों में से किस चीज़ ने आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद की है अथवा क्या चीज़ आपके रास्ते में रुकावट बनी हुई है। एक विजन बोर्ड बनाने के संबंध में विचार करें, जहां आप अपने लक्ष्य और सपनों को दर्ज करा सकें। मौलिक बनाइए तथा चित्रों, पत्रिकाओं के लेख आदि का उपयोग करें। इस प्रकार के पट के उपयोग से आप अपने स्वप्नों का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। हर सुबह जागने पर अपने परिकल्पना पट को देखें और विचार केंद्रित करें कि आप कहाँ होना चाहोगे। यह आपकी सुबह का एक उत्प्रेरक शुरुआत देगा और आपको अपने सपनों की ओर लेकर जाएगा। सभी को यह विजन बोर्ड पद्धति प्रेरणादायक नहीं लगती, मगर अन्य रास्ते भी, जैसे मानचित्र बनाना, दैनंदिनी परिकल्पना, अभिव्यक्ति का सृजन और दूसरों को उसके संबंध में बताना, कुछ करने के संबंध में जन सामान्य से ऑनलाइन प्रतिबद्धता व्यक्त करना आदि। अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों एवं प्रेरणाओं की जांच सूची बनाइए। जैसे जैसे आप इनको पाते जाएं, उन्हें चिन्हित करते जाइए। लक्ष्य को सम्मुख रखने से उन पर केंद्रित रहना सुलभ हो जाता है और सूची में चूंकि आसानी से मिलन किया जा सकता है, इसलिए उसके कारण आप उत्साहित भी रहते हैं। अपने लक्ष्य फलक अथवा दिनचर्या की प्रतिलिपियां हर जगह पर लगा डालिए। एक फ्रिज पर, रात्रि स्टैंड पर, कंप्यूटर के निकट, स्नान घर के शीशे पर, यहाँ तक कि शयन कक्ष के द्वार पर भी। हर ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ आप अक्सर देखते हैं अथवा जाते हैं। एक बार वे सही के निशान एकत्र होने प्रारंभ हो जाएंगे तो आप रुकना नहीं चाहोगे। आप वास्तव में देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्षमताएं कितनी हैं और यह प्रगति आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपको बस चलते ही रहना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको निराशा होगी और बुरा भी लगेगा। नियमित रूप से अपनी समस्या और लक्ष्य के महत्व और मूल्य का पूर्ण निरीक्षण करते रहिए। एक बार जब आप लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं अथवा उस समस्या को जान लेते हैं जिसका निष्पादन किया जाना है, तो बिना आपके प्रयास के चमत्कारपूर्ण ढंग से उसका समाधान नहीं हो जाता है। कुछ हद तक लक्ष्य की प्राप्ति अथवा समस्या का समाधान प्राप्त करना इस बात का निर्भर होता है कि आप स्वयं को निरंतर याद दिलाते रहें कि वह महत्वपूर्ण क्यों है। यदि आप लक्ष्य अथवा समाधान को भूल जाते हैं तो भटक जाना अथवा अटक जाना संभव है और चलते रहना कठिन हो जाता है, जिसके कारण आलस आ जाता है। लक्ष्य एवं समस्या की महत्व तथा मूल्य का निरंतर पुनराकलन आपको केंद्रित एवं तरोताज़ा रहने में मदद करता है। कुछ ऐसी चीज़ आप स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं वास्तव में इसकी अवहेलना करने का जोखिम उठा सकता हूँ या इसको कुछ और समय तक अनसुलझा रहने दे सकता हूँ। वहीं यह ऐसा कुछ है जिसमें किसी और की मदद या सलाह में सुधार सकता हूँ। क्या मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा हूँ। कभी कभी पुरानी राह पर चलने के स्थान पर नए दृष्टिकोण के अनुपालन की आवश्यकता होती है। अपनी अपेक्षाओं में क्या मैं पूर्णत्ववादी हो रहा हूँ? पूर्णत्ववाद आलस को जन्म दे सकता है, जिसके कारण कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूरा अच्छा तो नहीं हो सकता
इसका परिणाम आलस आ जाना, क्योंकि यह तो बहुत ही कठिन है। परिपूर्णता के लक्ष्य पर केंद्रित रहने के स्थान पर सदैव अपने सर्वोत्तम प्रयास करके अपने को इस विषम चक्र में फंसने से बचाएं। स्वयं को बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। क्रिया सब कुछ बदल देती है। एक पल आप निष्क्रिय एवं स्तंभित होते हैं और अगले ही पल आप पैर जमाकर कुछ परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का निश्चय किया है और बस शुरू हो गए। पहले क्या हुआ था इससे आप परिभाषित नहीं होते हैं। आप सदैव अपने पुनः निर्माण और परिवर्तन में सक्षम हैं। आपको केवल इस बारे में ठान लेना है और विश्वास रखना है। यदि कहीं पर ऐसा लगे कि आप अटक गए हैं, अपने को झटकिए, काम करिए और स्वयं को बताइए कि स्तंभित हो जाने की पुरानी आदत होने के बावजूद अभी तो मैं तैयार हूँ और उपयोगी हूँ। और बस अगर जैसे वक्तव्य को तो भूल ही जाइए। उन पर लोगों के लिए तो जीवन की परिपूर्णता की इच्छा ही नहीं है। अब दोस्तों, हमें बार बार ऐसा आलस क्यों आता है जिससे हम परेशान होते आते हैं? इंसान की सोचने समझने की बुद्धि को नष्ट करते जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की शक्ति कम होती जा रही है और इन्हीं वजह से इंसान आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जीवन में कुछ भी अजीब नहीं कर पा रहा है। वह सोचता ज़रूर है पर कर कुछ नहीं पा रहा है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं। दरअसल वो एक जाने अनजाने में आलस का शिकार बन जाता है। जब उसे सारी सुविधा मिलने लगती हैं, सुविधा क्षेत्र में इंसान खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है और जब उसे समय की ठोकर लगती है, जब वो चीज़ समझने लगता है, यानी कि जब वो समझदार हो जाता है, उसे कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र के बारे में जब समझ में आ जाता है, जिसे मैं अपनी ताकत समझ रहा था, दरअसल वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी निकली। क्योंकि जब तक उसे समझ में आया तब तक उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती तोहफे यानी कि वक्त को वो आलस में गवा चुका था। आप लोग इतिहास उठाकर पढ़ना, जिन लोगों ने भी अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया है, उनका आप कभी इतिहास पढ़ना और उनकी संघर्षों से भरी कहानी, आपको आलस कुछ भी नहीं लगेगा। जब आप उनकी संघर्षों से भरी कहानी को पढ़ोगे तो आपका आलस अपने आप स्वयं ही खत्म हो जाएगा। आप उन पर विचार डालोगे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका काम भी फास्ट होगा और आप आलस से बचे रहेंगे और फिर आपको आलस नहीं आएगा। यह ट्रिक स्टार्टिंग में 1 हफ्ते करिए, फिर वो महीने में, फिर वो साल में, फिर वो ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर बदल जाएगी। आपकी दिनचर्या में वह आपके ऊपर बदल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपकी दिनचर्या में कैसे घुल मिल गई। इंसान का दौर इंटरनेट वाला चल रहा है। आज हर एक इंसान अपना कीमती टाइम इंटरनेट पर बर्बाद कर रहा है। उसे पता ही नहीं होता कि उसे जीवन में क्या करना है। इसलिए दोस्तों, अपना एक टारगेट बनाइए और उस पर काम करिए। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।